नमस्कार, मैं लोग द इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। जो पहला क्लास था मैंने अध्ययन किया था इसमें कर्म भूमि अध्याय के समस्त पात्रों का उसमें क्या क्या कहानियाँ थी। उसके बाद में आज हम अध्ययन करेंगे सेकंड पार्ट जो है उसमें जो अध्याय है कर्मभूमि है, इसमें जो लेखक है वह इसका भारत की जो संस्कृति है, भारत में जो पाश्चात्य सभ्यता यानी अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें जो व्यवहार किया जाता था उसका उन्होंने मार्मिक वर्णन किया है। इसके माध्यम से हम भारत की दशा और उन लोगों के अध्ययन को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्यमी और पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर लाला समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। उनकी एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी, मतलब छोटी सी हल्दी की दुकान थी। हल्दी से उन्होंने गुड़ और चावल की बारी आई और 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता गया। अब अड़ते बंद कर दिया उन्होंने, अपनी दुकान बंद करके केवल लेन देन का व्यापार करते थे। जिसे महाजन रुपये न दे उसे वह बेटके दे देते थे और वसूल भी कर लेते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपये मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रह गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय से पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। मुनीम जी को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते, भोजन करके फिर दुकान पर आ जाते। आधी रात तक डटे रहते थे। भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डट कर करते थे। 250 मगदर यानी उनका हाथ था 2-2.5 किलो का था, 2-2.5 मगहर था, अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता उसके बचपन में ही देहांत हो गया। अमरकांत की माता थी यानी समरकांत की जो पत्नी थी, जब अमरकांत 7 वर्ष का होता है तभी उसकी पत्नी का निधन हो जाता है। बड़े प्रेम से तब उस मित्र होते हैं, मित्रों के कहने सुनने पर समरकांत दूसरी शादी करता है और ये बालक अमरकांत अपनी माता का खूब प्रेम से स्वागत करता है। लेकिन उसे जल्द ही मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को क्षमा दृष्टि से नहीं देखती, जैसे उसकी माता देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी था, बड़ा नटखट था। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माता जी बात बात पर उसे डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया था। जिस बात को वह मना करती वह उसे अलविदा कर करता था। पिता से भी ढीठ हो गया था। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते बेटा को उससे अरुच होती। वह मलाई के प्रेमी थे यानी लाला जी समरकांत जी, तो बेटे को मलाई से अरुच थी। वह पूजा पाठ करते थे तो बेटे उसे ढोंग समझता था। वह परले सिरे के लोभी थे तो लड़का पैसे की ठीकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का बेटा पंडित, वकील का बेटा वकील, किसान का बेटा किसान होता है। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई। जिसको सराहा वह त्याज महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र के उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा थी। उसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता के द्वेषों के हाथों ही हुआ। खैरियत यह हुई कि कोई सौतेला भाई ना हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज़्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की जरूरत नहीं थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। जो अमरकांत की सौतेली माता थी उनकी यह इच्छा थी कि अमरकांत को वनवास दे दिया जाए और उसकी बेटी जो नैना है उसका रास्ता साफ हो जाए, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए किसी कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से समीप इतनी मिलती जुलती थी कि सगी बहन हो। यह अनुरूपता ने उसे अमरकांत और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह इस स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी
साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी कि नैना भाई से दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य नहीं समझती थी। वह अपनी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति से झुकाए न झुकी। भाई बहन का ये स्नेह यहाँ तक बढ़ गया कि अच्छ के विमातृत्व से मातृत्व को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना की आंखों में से गिरा दिया और पुत्र की कामनाएं लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी ना कर सके। वैश वृद्ध विवाह को भी बुराई समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता? अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था में ही था। देह का दुर्बल बुद्धिमंद पौधे की मुक्ति प्रकाश न मिला। कैसे बढ़ता, कैसे फैलता? बढ़ने और फैलने के लिए कुसंगति और असंयम निकल गए थे। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों का त्यों 8वीं में पहुंचा था। मतलब 10 साल बीत गए थे, लेकिन अभी कक्षा 8वीं में ही पहुंचा था। 10 साल से पढ़ रहा था। किंतु बाल विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता था धन, विशेषकर उसकी बिरादरी में, यानी जो लाला थे उसमें, जिसका उद्यम उद्यम ही व्यवसाय हो। और धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की लार टपक पड़ी। कन्या के घर वाले में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंधी नहीं था और धन के कहीं था न थी। ऐसी कहीं भोगी नहीं होते थे। उसकी माता ने बेटे के साथ बेटी से पूरा की। त्याग की जगह भला, सील की जगह तेल, कोमल की जगह तीव्र संस्कार दिया। सिकुड़ने और सिमटने का अभ्यास उसमें ना था और यह युवक प्रकृति की युवती ब्याही गई। युवती प्रकृति के युवक से ब्याही गई। मतलब जो नैना थी वह, वो नैना कह रहे हैं, जो अमरकांत की जिस लड़की शादी हुई वह युवक प्रकृति की थी, और वहीं जो अमरकांत था वह युवती प्रकृति का था। मतलब उसमें शर्मिंदगी थी, वह उसके कोई पुरुषार्थ नहीं था। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाए तो एक दूसरे के स्थानापन्न, यानी एक बदल दिया जाए तो वो लड़की और वो लड़का लगेगा। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्थिरित होता है। विवाह के 2 साल हो चुके थे। दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग थे। जैसे दो भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं। तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था। वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे रुचि हो गई थी, और हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधे में लगाना चाहते थे, पर तार पार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उसमें समझ की जरूरत न थी। अमरकांत उस पथिक की भांति था जिसे दिन विश्राम में कट गए दिया हो और स्थान पर पहुंचने के लिए वेग बढ़ाया जाता हो। पैराग्राफ दूसरा खत्म होता है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना भूलें। जय हिंद। अगली बार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।